हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 10th क्लास साइंस के लेसन 12 इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो लेसन के बीच में आते हैं। लेसन के लास्ट में आने वाले क्वेश्चन आंसर्स के लिए अलग से वीडियो आप उसमें देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक क्लोज पाथ होता है और कंटिन्यूअस होता है। अगर कहीं पे बीच में कट है तो हम उसको इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं कहेंगे। ये क्लोज पाथ है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इसके अंदर एक सेल या बैटरी होती है। अगर यहाँ पे सिंगल है तो इसका मतलब वो एक सेल है, अगर ये एक से ज्यादा है तो इसका मतलब वो एक बैटरी है। पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू होती है और वो इस तरह से इमीटर के अंदर से होती हुई यहाँ पे लास्ट में नेगेटिव टर्मिनल के पास आ जाती है। इसके अंदर जो ये हमारे पास बल्ब है ये शो करता है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये जल रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। ये हमारे पास एक की होती है जो इसको ऑन या ऑफ करने के काम आती है। इस तरह से अगर ये बीच में इसके डॉट नहीं है तो ये ओपन हो जाएगा, ओपन सर्किट, ये क्लोज नहीं होगा, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी। और यहाँ पे जो ये एरो के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसकी डायरेक्शन को शो करते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए इस तरह से नेगेटिव टर्मिनल के अंदर फ्लो करता है। ये हमारे पास एमीटर होता है जो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ये उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से फ्लो हो रहा है। तो इस तरह से हमारे पास एक कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ मतलब एक ऐसा रास्ता जो कंटिन्यूस भी है, उसमें कहीं पे बीच में कोई भी रुकावट नहीं है, ये कम्प्लीटली क्लोज होना चाहिए। अगर कहीं एक जगह भी कट वगैरह तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी। तो इसे ऐसा एक पाथ जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। उसके लिए पहले हमें करंट का पता होना चाहिए। करंट हमारे पास क्या होता है? I इज इक्वल टू क्या अपॉन टी, मतलब कितने टाइम के अंदर कितने इलेक्ट्रिक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर फ्लो कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। अभी आई हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, क्या वो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, टी हमारे पास टाइम है। इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर के अंदर मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कूलाम के अंदर मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड के अंदर। तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 एम्पियर कब आएगी? जब या तो इन दोनों की वैल्यू सेम हो या फिर दोनों की ही वैल्यू 1 हो। तो अगर हम 1 कूलाम इलेक्ट्रिक चार्ज ले लें और 1 सेकंड टाइम ले लें तो उस टाइम पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट आएगा वो क्या आ जाएगा? 1 एम्पियर आ जाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और 1 एम्पियर को अगर डिफाइन करना आ जाए तो उसके लिए हमारे पास 1 कूलाम चार्ज होना चाहिए और साथ में 1 सेकंड टाइम होना चाहिए। मतलब जो किसी वायर के अंदर 1 सेकंड के अंदर 1 कूलाम चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर फ्लो कर रहा है तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि उस वायर के अंदर 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज। इसको करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 0.25 कूलाम चार्ज है, तो हम ये कहेंगे कि 1 कूलाम चार्ज होने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन हमें कितना चार्ज दे रहा है? 0.25, यानी कि ये क्या है? 1 का 4th पार्ट, मतलब 1 का चौथा हिस्सा ये हमारे पास है। तो अब हमें 1 कूलाम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी? 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर हमें कितने कूलाम चार्ज दे देंगे? 1 कूलाम चार्ज दे देंगे। अब यहाँ 0.25 की जगह अगर 50 होता तो उस टाइम पे हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती? 2 इलेक्ट्रॉन्स के। 2 इलेक्ट्रॉन्स के मिलाकर ऊपर मिलाकर जो चार्ज बनेगा वो कितना बन जाएगा? 1 कूलाम चार्ज बन जाएगा। वही सेम इस क्वेश्चन के अंदर है। 1 इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो जैसे हमने उसके अंदर किया था 1/0.25, वैसे ही सेम यहाँ पे है। हम क्या करेंगे? ये निकालने के लिए कि 1 चार्ज कूलाम पूरा करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम इसको क्या कर देंगे? 1 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब इतने इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 कूलाम के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ए डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। जब भी हमारे पास किसी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। जो हमारे रेडियो वगैरह होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट अपने आप फ्लो क्यों नहीं होता? जब तक सेल हम उसके अंदर नहीं डालेंगे तब तक वो नहीं चलेगा। तो सेल क्या कर देता है? सेल उसके दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। पहले उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगी, उसके बाद उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा दोनों पॉइंट्स के बीच में। अब उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और जो भी हमें चलाना होगा वो चल जाएगा। रेडियो वगैरह के अंदर, हमारे टीवी के अंदर या बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम चलाते हैं सबके अंदर यही होता है। बस वो जो पोटेंशियल डिफरेंस हम बनाते हैं उसको बनाने के लिए सोर्स अलग हो सकता है। जैसे रेडियो के अंदर क्या करते हैं? सेल की वजह से चलता है। कोई बैटरी हमारे पास है वो भी सेल वगैरह की वजह से चलती है। या फिर हमारे घरों में जो टीवी वगैरह चलते हैं वो किसकी वजह से चलती है? इलेक्ट्रिक वजह से। जो इलेक्ट्रिक करंट हमारे घरों में पावर सप्लाई होती है उसकी वजह से।
तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए किस किस की रिक्वायरमेंट होती है, सेल की, बैटरी की या पावर सप्लाई की। सेल हम रेडियो वगैरह में यूज़ करते हैं, बैटरी भी हम बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर हम बैटरी से उसको चलाते हैं। पावर सप्लाई जो हमारे घरों के अंदर आती है वो भी क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस बनाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो सेल, बैटरी और पावर सप्लाई वो डिवाइस होती हैं जिसकी वजह से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। हम कब कहेंगे कि 2 पॉइंट्स के बीच में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जब हम 1 कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर आते हैं, उसके लिए हमें जो वर्क करना पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और इसके डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। हम इसको किस फॉर्मूले से शो करेंगे, V = W/Q। तो इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, जब या तो W और Q की वैल्यू सेम हो या दोनों की ही वैल्यू 1 हो। तो 1 वोल्ट हमारी वैल्यू तब आती है जब हमें 1 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ता है। तो उस टाइम पे हमारे पास क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 वोल्ट = 1 जूल/1 कूलम्ब। और डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं कि जब 1 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ता है, तो उस टाइम पे हमारे पास 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। आगे देखिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। अब इसके अंदर जो गिवन है वो आप पहले लिख लीजिए। देखिए क्या क्या गिवन है, 6 वोल्ट, ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो V = हम क्या लिख लेंगे, 6 वोल्ट। आगे इसने क्या रखा है, ईच कूलम्ब, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 कूलम्ब। अब इसने पूछ क्या रखा है, हाउ मच एनर्जी। अब हमें पता है कि एनर्जी क्या होती है, वर्क। हम कोई भी वर्क करते हैं वो एनर्जी ही है, क्योंकि वो सारा का सारा वर्क एनर्जी से ही होता है। तो अगर आपको कभी आ जाए कि एनर्जी निकालिए, तो उस टाइम पे हमें क्या निकालना होता है, वर्क। अब हमें फॉर्मूले का पता है, V = W/Q। अब Q की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। तो हम Q की जगह 1 कूलम्ब लिख सकते हैं, और वोल्ट हमारे पास कितना है, 6। तो इसकी जगह हम 6 लिख सकते हैं। ये सिर्फ डिवाइड में, इस तरफ आगे किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो जब हम 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास 6 ही आ जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कितनी एनर्जी उसके अंदर यूज हुई है। तो कितनी एनर्जी यूज हुई है, 6 जूल। इतना वर्क हमें करना पड़ा है, किस वजह से, जब हमारे पास 1 कूलम्ब चार्ज को हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए 6 जूल हम वर्क करेंगे, तो उस टाइम पे हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो सबसे पहले वो नेचर के ऊपर डिपेंड होता है कि हमने जो भी ऑब्जेक्ट लिया वो किस नेचर का है। आप चाहे उसके कितनी लेंथ ले लीजिए, आप कितना ये लिया ले लीजिए, अगर आपने वो बैड कंडक्टर ले लिया तो फिर उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहले वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, नेचर के ऊपर। सेकंड पॉइंट है हमारे पास लेंथ। जैसे जैसे हम किसी वायर की लेंथ को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब ये जो एरिया क्या है, ये एरिया होता है उसकी मोटाई की, वो तार कितना मोटा है, हम इसकी रेडियस या डायमीटर से इसको मेजर करते हैं कि उसकी मोटाई क्या है या फिर उसका एरिया क्या है। तो ये क्या होता है, एक तो हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर की, उसकी लेंथ क्या है, तो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी अगर लेंथ को हम इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा, अगर हम इसको डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा, जबकि इसके ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो यही है, ए जिसको हम शो करते हैं। आगे हमारे पास है मटेरियल। मटेरियल के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ये ध्यान से देखिए हमें पता है कि ऑब्जेक्ट 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के अंदर जो बॉन्डिंग होती है आपस में इलेक्ट्रॉन्स की या एटम्स की, वो बहुत ही ज्यादा होती है। लिक्विड के अंदर थोड़ी सी कम होती है और गैस के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं, उसको टेम्परेचर उसका इंक्रीज करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स या फिर एटम्स वगैरह है वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, क्योंकि उनके बीच का जो बॉन्ड होता है ना वो टूट जाता है, और उस बॉन्ड के टूटने की वजह से ही वो सॉलिड लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो अब इसके अंदर क्या हो गया, वो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, जिनके बॉन्ड टूट चुके हैं, वो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन अब इसके अंदर जो पहले नहीं थे जब ये सॉलिड की फॉर्म में था। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से उन बॉन्ड टूट गया, और टूटने की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन अब इसमें चारों तरफ चक्कर लगाते रहेंगे। तो जब हम इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो उसको आगे पास अच्छे से
नहीं होने देंगे। तो जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जाएंगे और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे ही रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। अब इसके अंदर क्या रखा है कि दो तरह की वायर दे रखी हैं, तो एक की मोटाई ज्यादा है और एक की कम है और दोनों के अंदर बिल्कुल सेम सोर्स से इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो किसके अंदर ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। अब इसमें लेंथ और मटेरियल तो सेम दे दिया लेकिन एरिया का डिफरेंस है और हमें पता है कि रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, अगर हम एरिया को डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा। और हमें पता है कि जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास नहीं हो पाएगी। तो अब हमारे पास जो थिक वायर होती है उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होता है तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट आसानी से उसके अंदर से पास हो जाएगी, जबकि हमारे पास जो थिन वायर होती है उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास नहीं हो पाएगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि करंट कैन फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर देन द थिन वायर, मतलब थिन वायर की बजाय थिक वायर के अंदर ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। क्वेश्चन देखिए, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स former value, what change will occur in the current through it। इस क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है कि जब हम रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगी और हमने पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया तो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। देखिए ओम्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इसको हाफ करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता देती हूँ फिर और अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक पाइप है, ऐसे इसके दोनों जो एंड्स हैं उनके बीच में जो लेवल का डिफरेंस है वो बिल्कुल नहीं है, बहुत ही कम है। तो अब इसके अंदर से जो वाटर फ्लो होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसकी जो स्पीड होगी वो बहुत ही कम होगी। तो जैसे जैसे हम इसके लेवल को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उस वाटर की स्पीड और क्वांटिटी दोनों ही इंक्रीज होते जाएंगे। वैसा ही सेम इसके अंदर होता है, अगर हम दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करेंगे तो वैसे वैसे सेम उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है उसके अंदर चेंज आ जाएगा। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी हमारे पास हाफ हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वाई आर कोयल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल। अब देखिए हमारे पास जो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं ना जिनको हमें गर्म करना होता है, हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम पे हम हमेशा क्या करते हैं, एलॉय का यूज करते हैं। एलॉय हमारे पास क्या होती है, वो ना ही मेटल होती है और ना ही नॉन मेटल, वो हमारे पास मेटल और साथ में नॉन मेटल का एक मिक्सचर होता है। दोनों मेटल भी हो सकती हैं, दोनों नॉन मेटल नहीं हो सकते, मेटल के साथ नॉन मेटल को मिलाया जा सकता है। तो अब यहाँ पे ये कह रखा है कि हम एलॉय का यूज क्यों करते हैं, प्योर मेटल का यूज क्यों नहीं करते। तो जब हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो हमें गर्म करना है तो उस टाइम पे हम हमेशा एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो, क्योंकि वो आगे इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता और वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जबकि हमारे पास जो प्योर मेटल होती हैं जैसे आयरन है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये प्योर मेटल्स हैं और इनका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, इनके अंदर इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है। और इसका दूसरा रीजन ये होता है कि जो हमारे पास एलॉय होती हैं वो उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, वो इजीली मेल्ट नहीं होती। तो इसके लिए ये दो रीजन होते हैं स्पेशली एलॉय को यूज करने के। हम इसको लिख सकते हैं, द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज हायर देन द प्योर मेटल, मतलब प्योर मेटल से एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है यानी रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होता है और दूसरा ये जल्दी से मेल्ट नहीं होते। फिफ्थ क्वेश्चन है, यूज द डाटा इन टेबल 12.2 टू आंसर द फॉलोइंग, मतलब नीचे जो ऑप्शंस गिवन है उनका आंसर हम 12.2 टेबल का यूज करके दे सकते हैं। आगे देखिए, विच अमोंग आयरन एंड मर्करी इज बेटर कंडक्टर। बेटर कंडक्टर क्या होता है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से पास हो जाए। अब ये रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस कम होगा वैसे ही वैसे वो इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से उसके अंदर से पास हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से पास नहीं हो पाएगा। तो अब हम टेबल में देख सकते हैं, हमारे पास आयरन की रेजिस्टिविटी मरकरी के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है, तो इसका मतलब है कि मरकरी के अंदर इजीली इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, जबकि आयरन के अंदर इजीली करंट पास हो जाएगा। ये कंपैरिजन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आयरन। आयरन के अंदर रेजिस्टिविटी कम है तो इसका मतलब उसके अंदर से अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा और आयरन मरकरी के कंपेरिजन में एक अच्छा कंडक्टर है। सेकेंड पार्ट देखिए, विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, जो कम से कम रुकावट
रुकावट डालता है, मतलब जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है। तो सबसे कम रेजिस्टेंस हमारे पास किसका होता है, सिल्वर का, तो इसलिए सिल्वर हमारे पास बेस्ट कंडक्टर होता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास होता है कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर ऐसे आगे चलता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ ए सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंस्टिट्यूटिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ देयर सेल्स 2 वोल्ट ईच एंड ए 5 ओम रजिस्टर, 8 ओम रजिस्टर, 12 ओम रजिस्टर एंड ए प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। हमें सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या करना है, डायग्राम बनाना है, वो भी सिस्टमेटिक बनाना है। अब इसके अंदर इसने सीरीज में क्या दिया, पैरेलल में क्या देता, तो हम इसको इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, जबकि यहाँ ये किसके अंदर है, सीरीज के अंदर है। तो अब इस तरह से हम इसको सीरीज के अंदर सेट कर देंगे। और इसने क्या रखा है, बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। अगर यहाँ ईच वर्ड नहीं होता तो हम सिर्फ 2 वोल्ट लिख लेते। तो अब इसने क्या रखा है, एक के लिए अगर 2 वोल्ट है तो तीनों के लिए कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कितनी बैटरी का कनेक्ट कर देंगे, 6 वोल्ट के लिए। तीनों के साथ क्या हो जाएगा, 2-2 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो की है वो क्या करेगी, इसको ऑन या ऑफ करेगी। ऑन होते ही इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ऑफ होते ही जो उसका सर्किट है वो टूट जाएगा और उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका डायग्राम इजीली बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। हमने अभी क्वेश्चन 1 के अंदर जो पढ़ा था उसको रीड्रॉ करना है, दोबारा से बनाना है। पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर एंड ए वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड द वोल्टमीटर। अब हमने पिछले उसमें डायग्राम बना रखा था, बस इसमें हमने एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है कि 12 ओम के साथ इसने क्या रखा कि आप वोल्टमीटर को कनेक्ट कीजिए। अब इसने आगे क्या रखा है कि हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 6 वोल्ट। तो आप वी की जगह क्या रखोगे, 6 वोल्ट। आपको उस फॉर्मूले के अंदर रखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। अब इसने क्वेश्चन 2 पार्ट्स में पूछ रखा है। फर्स्ट में इसने पूछ रखा है कि टोटल इलेक्ट्रिक करंट कितना पास होगा। सेकंड में इसने पूछ रखा है कि यहाँ पे जो ये वोल्टमीटर जुड़ा हुआ है इसकी रीडिंग क्या आएगी, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब हमें पता है कि जब कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर ऐड होते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट में कोई चेंज नहीं आता। इन तीनों के अंदर इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल सेम होगा। तो फर्स्ट पार्ट देखने के लिए हमें ओम्स लॉ का यूज करना पड़ेगा, जो क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। अब V की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6 है। और R देखिए, I तो हमें निकालना ही है, इसको आप एज इट इज रखिए, कुछ नहीं करना। R देखिए ध्यान से, रेजिस्टेंस जो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सीरीज के अंदर सारे के सारे डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। अगर ये पैरेलल के अंदर होते तो हम इसको अपोन करके जोड़ देते, लेकिन अभी ये डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो 5, 8 और 12 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 25 ओम आ जाएगा। अब हम इसको ओम्स लॉ वाले फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। V इज इक्वल टू आई आर, V की जगह 6 आ जाएगा, I की जगह I ही रह जाएगा क्योंकि I तो हमें निकालना ही है। R की जगह क्या आ जाएगा, 25। ये इस तरफ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास I की जो वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6/25। आप इसको ऐसे का ऐसा भी छोड़ सकते हो, आगे सोल्व भी कर सकते हो। अब इस जो भी हमारे पास सर्किट है इसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है वो हमने निकाली, वो हमारे पास आ गई 6/25। अब यहाँ सिर्फ इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है वो हमें पता चल गया, साथ में रेजिस्टेंस भी पता चल गया। पिछले वाले में हमने रेजिस्टेंस 25 ओम लिया था, जबकि यहाँ में ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ हम सिर्फ 12 ओम लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास वही सेम फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर। पहले हमने I निकालने के लिए I को एज इट इज रखा था, अब की बार हमें V निकालना है तो हम V को एज इट इज रखेंगे। तो V को एज इट इज रखिए, हम I की वैल्यू रखेंगे 6/25 और R की जगह हम क्या रखेंगे, 12। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2.88 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा। अब हमें पता है कि जब भी हम पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे हम पहले उसको इन्वर्स करते हैं। तो हम जब इसको इन्वर्स करके इस तरह से ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो लगभग किसके इक्विवेलेंट है, 1 ओम के इक्विवेलेंट है। ये इस तरह का जो सिंबल होता है वो अप्रोक्सीमेट का होता है, मतलब उसके आसपास का आंसर है। सेकंड पार्ट के अंदर इसने 3 दे रखे हैं, जब हम इन तीनों को ही इन्वर्स करके इस तरह से ऐड करेंगे तो यहाँ भी हमारा आंसर अप्रोक्सीमेट 1 ओम के इक्वल ही आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, ए टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड ए वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम कनेक्टेड इन ए पैरेलल टू 220 वोल्ट सोर्स। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक एज मच करंट एज द 3 एप्लीकेशन एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। अब इसके अंदर क्या रखा है कि हमारे पास 3 जो डिवाइस हैं वो इस तरह से पैरेलल के अंदर कनेक्ट है और जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है वो है 220
वोल्ट है। तो अब क्या करेंगे, हम पहले पैरेलल के अंदर कनेक्ट करके इनको जो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है वो निकाल लेंगे। तो पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, पहले हम उन तीनों को ही इन्वर्स करेंगे और इन्वर्स करके उनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 500/16। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस तो पता ही है, 220 वोल्ट रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, V = IR वाला फॉर्मूला लगाकर इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको निकाल लेंगे। और इसने आगे क्या रखा है कि हमारे पास एक आयरन है जो इतनी इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं जितना कि ये तीनों के तीनों मिलकर करते हैं। तो अगर हम इन तीनों का निकाल लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आयरन का भी आ जाएगा। इन तीनों ने जो यूज की है इलेक्ट्रिक एनर्जी वो भी आ जाएगी और साथ में जो अकेले इलेक्ट्रिक आयरन जो इलेक्ट्रिक करंट यूज करेगी वो भी आ जाएगी। तो दोनों आंसर सेम ही होंगे। और यहाँ पे हमारे पास सोल्व करने के बाद लास्ट में जो कटने के बाद डिवाइड वगैरह करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 7.04 एम्पियर। तो अगर आपसे आयरन का पूछे तो भी यही आंसर है, और आपसे अगर टोटल पूछे कि तीनों ने कितनी इलेक्ट्रिक करंट यूज किया है तो वो भी यही है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। ये मैं आपको लेसन की वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ कि सीरीज के क्या क्या नुकसान होते हैं और पैरेलल के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। देखिए, सीरीज के अंदर हम एक जैसी पावर के अलग अलग जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं उनको कनेक्ट नहीं कर सकते, जबकि पैरेलल के अंदर हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। एक हमें बड़ी मोटर चलानी है और एक हमें छोटा कोई ऑब्जेक्ट चलाना है तो हम इजीली उनको कनेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जबकि सीरीज के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते। सीरीज के अंदर सिर्फ हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं जिनके अंदर बिल्कुल सेम पावर है, जिनका वोल्ट बिल्कुल सेम है। सेकंड नंबर पे पैरेलल का एक और बेनिफिट होता है कि अगर कहीं पे फॉल्ट हो तो हमें इजीली पता चल जाता है, क्योंकि अलग अलग कनेक्ट किए जाते हैं। अब इसके अंदर मान लीजिए ये कोई इसके अंदर फॉल्ट आ गया है तो उससे सिर्फ और सिर्फ इस पे इफेक्ट पड़ेगा, बाकी के ऊपर कोई असर नहीं होगा। ये आसानी से वैसे के वैसे चलते रहेंगे। जबकि सीरीज के अंदर अगर कहीं एक जगह पे फॉल्ट आ गया तो सारा सिस्टम बंद हो जाएगा, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं होता और हमें आसानी से पता चल जाता है कि फॉल्ट कहाँ पे है। जबकि इसके लिए हमें पूरी सीरीज को ही चेक करना पड़ता है। तो इसलिए एक पैरेलल का ये फायदा हो जाता है। दूसरा, पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है और इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। और रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से सीरीज के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कम फ्लो हो पाती है, क्योंकि पैरेलल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो होती है क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ ए रेजिस्टेंस 2 ohm, 3 ohm एंड 6 ohm कैन बी कनेक्टेड टू गिवन ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm एंड 1 ohm। अब इसमें क्या रखा है कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, 2 ohm, 3 ohm और 6 ohm। तो हम इनको किस तरह से कनेक्ट करें एक दूसरे के साथ कि एक बार तो हमारा आंसर 4 ohm आ जाए और एक बार हमारा आंसर 1 ohm आ जाए। तो चलिए देखिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें 4 ohm निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से पहले 3 और 6 को पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो जब भी हम पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं तो पहले उसको इन्वर्स करके ऐड करते हैं, 1/3 + 1/6। जब हम इसको इस तरह से सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 ohm आ जाएगा। ये 1/2 नहीं है, ये 1/2 जो आंसर है वो 1/r का है। जब हम इसको इन्वर्स करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमारे पास 3 और 6 को पैरेलल में ऐड करने के बाद 2 तो आंसर आ गया। जब हम इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आएगा, मतलब टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 ohm हो जाएगा। अब हमें लेकर कितना आना है, 4, और हमें जो गिवन थे उनके अंदर से भी 4 अभी बाकी है। तो हम इस तीसरे को क्या मान लेंगे, 2 ohm मान लेंगे। यहाँ से भी 2 ohm आ रहा है, यहाँ से भी 2 ohm आ रहा है। 2 और 2 कितना हो गया हमारे पास, 4 ohm। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, 4 ohm आंसर आ जाएगा। हम 3 और 6 को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और फिर उन दोनों के ही साथ 2 ohm को सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे। अब इसके बी पार्ट में हमें 1 ohm लेकर आना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों को ही पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे के साथ। तीनों को पैरेलल के अंदर कनेक्ट करने के बाद जब हमें 1/2, 1/3 + 1/6 करेंगे तो हमारे पास लास्ट में जो आंसर सोल्व होने के बाद आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 ohm आ जाएगा। तो उसके अंदर हमने क्या किया था, पहले 2 को इस तरह से पैरेलल के अंदर कनेक्ट किया था, फिर तीसरे को सीरीज में। जबकि इसके अंदर हमें क्या करना है, तीनों के तीनों को ही हमें पैरेलल के अंदर कनेक्ट करना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm और 24। अब इसने क्या रखा है कि हमारे पास ये इस तरह से 4 ohm गिवन है, तो हमें एक बार हाईएस्ट लेकर आना और एक बार लोएस्ट लेकर आना है। रेजिस्टेंस को हम किस तरह से कंबाइन करें, तो हमें पता है कि जब हम पैरेलल के अंदर उसको कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस आता है वो लोएस्ट आता है, उससे कम नहीं आ सकता। और जब हम सीरीज के अंदर उसको कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास वो हाईएस्ट आता है, उससे कम रेजिस्टेंस नहीं आ सकता। तो जब हमें हाईएस्ट की जरूरत होगी तो हम उसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 48 ohm आ जाएगा। सेकंड पार्ट में हमें लोएस्ट लेकर आना है, तो उसके लिए हम इसको पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि पैरेलल के अंदर लोएस्ट आता है और सीरीज के अंदर
हाईएस्ट आता है। तो जब हमें हाईएस्ट लेकर आना होगा तो हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, जब हमें लोएस्ट लेकर आना होगा तो हम इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। अब हमें पता है पैरेलल के लिए हमें इन्वर्स करना होता है, तो हम उसको इन्वर्स करके जब ऐड करेंगे तो हमारे पास लास्ट में कितना आएगा, सिर्फ 2 ओम आएगा। अब डिफरेंस देखिए कितना ज़्यादा है, सीरीज के अंदर 48 ओम है जबकि पैरेलल के अंदर 2 ओम है, कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस के अंदर डिफरेंस आ गया। तो यही एक मेन बेनिफिट होता है पैरेलल का, पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। इसके अंदर पूछ रखा है कि हमारे पास जो हीटर की कोयल होती है वो गर्म हो जाती है, जबकि उसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाने के लिए जो वायर यूज की जाती है वो गर्म नहीं होती। उसका रीजन क्या होता है, हीटर के अंदर जो कोयल होती है वो एक ऐसे एलिमेंट की होती है जो जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है और जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। जबकि हमारे पास जो वायर होती है ना वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट की बनाई जाती है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाती है। ये जब इलेक्ट्रिक करंट को रोकेगी नहीं, अपने अंदर से पास हो जाने देगी, तो ये गर्म क्यों होगी। जबकि हमारे पास हीटर की जो कोयल है वो इस तरह से डिज़ाइन होती है कि वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है वो यहीं की यहीं रुक गई, वो आगे तो कहीं गई ही नहीं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इस वजह से ये क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, जबकि वो वायर गर्म नहीं होती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल 96000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए। वी हमारे पास इसने 50 वोल्ट दे रखा है, आगे इसने कह रखा है इतने कूलम, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। क्यों, फिर इसने कह रखा है 1 आवर मतलब टाइम भी है। अब हमें पता है कि जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी। अब पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VIT। अब ध्यान से देखिए यहाँ कहीं पे भी आपको I दे रखा है, I मतलब इलेक्ट्रिक करंट, कहीं पे भी नहीं है। अगर कोई एम्पियर में मेजर हो रहा है इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट है, तो यहाँ कहीं पे भी I नहीं है। अब I हमें निकालना पड़ेगा, हमें I का फॉर्मूला पता है Q/T। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट को निकाल सकते हैं। अब क्या हमें कितना दे रखा है, 9600 कूलम। अब जो टाइम है वो 1 आवर गिवन है, तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 60 इंटू 60 आ जाएगा। और आगे सोल्व करने के बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट आएगी वो आएगी 80/3 एम्पियर। अब देखिए हमें फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चाहिए था, H इज इक्वल टू VIT। अब V हमारे पास कितना है, 50 वोल्ट, I हमने निकाल लिया है, T हमारे पास कितना है, 1 आवर, जिसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 60 इंटू 60 आ जाएगा। जब सारी की सारी वैल्यू हम फॉर्मूले के अंदर रख के इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो लास्ट में हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 4.8 इंटू 6 जूल। हम हीट एनर्जी को किस में मेजर करते हैं, जूल के अंदर, तो इसकी लास्ट में यूनिट क्या आएगी, जूल आएगी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स। अब इसमें जो जो गिवन है वो आप पहले लिख लीजिए। हमें यहाँ क्या देख रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, एम्पियर में मतलब इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है, और यहाँ पे 30 सेकेंड से टाइम दे रखा है। अब हमें पता है हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है VIT। अब यहाँ ध्यान से देखिए कहीं पे भी V नहीं है, I है, एम्पियर के अंदर I है, जबकि V कहीं पे भी नहीं है। अब हमें एक फॉर्मूला पता है V इज इक्वल टू IR, तो हम इसके हेल्प से क्या कर लेंगे, V निकाल लेंगे। I हमारे पास है, रेजिस्टेंस हमारे पास है, दोनों के दोनों गिवन है, तो इसके हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, V निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम V की जगह V की वैल्यू पुट कर देंगे, I की जगह 5 एम्पियर और T की जगह 30 सेकेंड से। तो इस तरह से रखने के बाद देखिए हमारे पास जब हमने सोल्व करके V निकाला तो ये आएगा 100 वोल्ट। जब हम इस फॉर्मूले के अंदर V की जगह 100 रखेंगे, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की जगह 5 रखेंगे और टाइम की जगह 30 सेकंड्स रखेंगे, तो लास्ट में हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5 इंटू 10⁴ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच द एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय ए करंट। अब कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वो आगे कितनी एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, उसके रेट को हम क्या कहते हैं, पावर। लेसन वाली वीडियो में हम पावर के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, और अब इसमें रेट क्यों कह रखा है वो सुनिए। जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर होती है, मतलब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम अपने घरों के अंदर यूज़ करते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर होती है। अब उसका टाइम से क्या रिलेशन है, तो जितने ज़्यादा टाइम तक हम जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ करेंगे उतनी ही उसकी इलेक्ट्रिक पावर, मतलब हमारे घरों में जो बिजली का खर्च होगा, बिजली के जो बिल आएगा वो ज़्यादा आएगा। तो इसलिए हम इसके साथ क्या करते हैं, रेट, मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम हमारे घरों में यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर होती है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। अब इसने कह रखा है कि हम किसी इलेक्ट्रिक मोटर को 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है वो जो लाइन है वो 220 वोल्ट की है। अब आगे इसने पूछ रखा है कि उस मोटर की पावर क्या है और वो 2 आवर्स के अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी, मतलब हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है वो 2 आवर के अंदर उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज कर लेगी। अब हमें पावर का फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू VI।
अब ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब आई, ये हमारे पास क्या है, वोल्ट। तो हम रख देंगे फॉर्मूले के अंदर P इज इक्वल टू वी आई। हम V की जगह क्या रखेंगे 220, I की जगह क्या रखेंगे 5। तो इस तरह से सोल्व करने के बाद हमारे पास जो उस मोटर की पावर आएगी वो आएगी 1100 वाट। अब ये तो सिर्फ उसकी पावर आई है, आगे से पूछेगा कि 2 आवर के अंदर वो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगी। तो उसके लिए 2 आवर को हम पहले किस में बदलेंगे, सेकंड में। आपको इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी क्वेश्चन करना हो आप टाइम को हमेशा सेकंड में रखिएगा। अगर आप किलोवाट का यूज़ करो तो आप आवर में रख सकते हो, अदरवाइज आपको सेकंड में ही रखना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड आ गई 700 सेकंड से। तो अब 1 सेकंड्स के अंदर वो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रही है, 1100। तो इस तरह से हम 110 की 7200 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा लास्ट में ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।